गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास एनसीईआरटी एक नया टॉपिक सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन की पूरी डिटेल पढ़ेंगे, किस प्रकार एक कोशिकाएं विभाजन करके दो कोशिकाओं में विभाजित होती है, या अपनी ये कहें कि सेल किस प्रकार अपने ही समान दूसरी सेल बनाती है। तो एक कोशिका जब अपने ही समान दूसरी कोशिका बनाती है तो उसे हम बोलते हैं कोशिका विभाजन। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनमें कोशिका विभाजन पाया जाता है। और कोशिका विभाजन मेनली किसी भी सेल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सेल डिवाइड करेगी तो उसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होगी तो उसका साइज़ भी बढ़ेगा और उसके अंदर और फीचर्स भी उसमें इंक्लूड होंगे। तो कोई भी कोशिका विभाजन करती है, वो हमने कोशिका के जो इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम देखा था, कोशिका विभाजन जो है वो ज़रूरी है, किस प्रकार कोशिकाएं जो होती हैं वो अपने आप को डिवाइड करती हैं। तो कोशिका विभाजन का मतलब ये होता है कि कोशिका जो होती है वो अपने ही समान एक पुत्री कोशिकाएं बनाती है, दो पुत्री कोशिकाओं में या डॉटर सेल्स के अंदर बढ़ती है। जिसका मेन कोशिका विभाजन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, अपने कोशिका के जो मटेरियल है, सेल ऑर्गन है, उनको प्रॉपर शेप में रखना, उनके मटेरियल को पूरे तरीके से अपने आप को मेंटेन रखना, और दूसरा उसके अंदर पाया जाने वाला डीएनए या जो उसका क्रोमोसोम है या डीएनए है उसकी संख्या को भी मेंटेन रखना कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य होता है। क्योंकि जब कोशिकाएं विभाजन करती है तो उसमें क्रोमोसोम का महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है। हम आगे कोशिका विभाजन डिटेल में पढ़ेंगे, किस प्रकार से क्रोमोसोम जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं कोशिका विभाजन में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो उन जीनोमिक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोमिक स्ट्रक्चर, या उसके क्रोमोसोम जो उसका जीनोम है उसकी संख्या प्रॉपर संख्या में रहे, और वो जितने क्रोमोसोम उस कोशिका में पाए जाते हैं वो दूसरी कोशिका में उतने ही पाए जाए, तभी वो कोशिका विभाजन है वो सफलतापूर्वक या सक्सेसफुल माना जाएगा। कोशिका विभाजन जो होती है वो जीनोमिक इन्फॉर्मेशन को या आनुवंशिक सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भेजने के लिए काम आती है। तो ये महत्वपूर्ण है कोशिका विभाजन। मेनली जनन कोशिकाओं की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं उनका कोशिका विभाजन का मतलब होता है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने आप में जनन कर रहे हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, चाहे पेड़ पौधे हों या ह्यूमंस हों या एनिमल्स हों, उनमें कोशिका विभाजन मुख्य दो उद्देश्यों से होता है। वृद्धि के लिए कोशिकाएं अलग पाई जाती है, उनको हम बोलते हैं सोमेटिक सेल या कायिक कोशिकाएं, और दूसरी होती हैं जनन करने वाली कोशिकाएं, वो अलग से अपना काम करती है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। सोमेटिक सेल वृद्धि करने वाली कोशिकाएं होती हैं, और दूसरी होती हैं जनरेटिव सेल या जर्म सेल, वो जनन करने वाली कोशिकाएं होती हैं। तो उन दोनों में अलग अलग प्रकार का विभाजन होता है। सोमेटिक सेल या कायिक कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन होता है, जबकि जनरेटिव सेल या जर्म सेल के अंदर मेनली जनन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है। तो एक कोशिकीय जीव सभी के सभी, उसके अंदर माइटोसिस भी वही है, मियोसिस भी वही है। तो जनन करने वाली कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, जब वो कोशिका जनन करती है तभी वो क्या करते हैं, अपने आप को विभाजन करने के लिए तैयार करते हैं, उनका विभाजन उसी टाइम से होता है। और लास्ट पॉइंट है, कोई भी सेल जब डिवाइड करती है तो अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, क्रोमोसोम की संख्या को वो उसके ऊपर पाए जाने वाले डीएनए को क्या करता है, वो कॉपी ज़रूर करता है, क्योंकि डीएनए की यदि संख्या कॉपी नहीं होगी तो दूसरी सेल के अंदर वो डीएनए किसी भी टाइप से ट्रांसफ़र नहीं होते। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि कोशिका विभाजन जब करती है तो डीएनए की संख्या डबल होती है, जिसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर वही रहता है, क्रोमोसोम नहीं बदलते। यदि किसी सेल के अंदर यदि 46 क्रोमोसोम हैं तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डबल हो जाएंगे, डीएनए की संख्या डबल हो जाएगी, क्रोमोसोम संख्या वही रहेगी, क्रोमोसोम 46 से ऊपर कभी भी नहीं होंगे। क्योंकि फिर वो क्रोमोसोम क्या करते हैं, दूसरे सेल को जब बनती है तो उसको वो डिवाइड करने के काम में आएंगे, तो आधे क्रोमोसोम उधर डिवाइड हो जाएंगे तो दूसरी सेल बनेगी। अब कोशिका विभाजन जो है उसका जो स्टेप है वो शुरू होता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। तो केंद्रक की स्ट्रक्चर है वो इम्पोर्टेंट है। क्या केंद्र की स्ट्रक्चर दे रखी है, जिसके अंदर बाहर की तरफ जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, हमने डिटेल में पढ़ा भी था इसके अंदर। सेल ऑर्गन के अंदर किस प्रकार उसके अंदर दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच के स्पेस को हम पेरिन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमेटिन नेटवर्क है, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो क्या होता है, सेल जब डिवाइड करती है तो वो क्रोमोसोम में बदलता है। अब क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम में कैसे बदलता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में के अंदर वीडियो का लिंक दे रखा है कि क्रोमोसोम किस प्रकार बनते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क से। ये क्रोमेटिन नेटवर्क ही वास्तव में इसका डीएनए होता है और वही डीएनए अपने आप को क्रोमोसोम में कन्वर्ट करता है। डीएनए के साथ इसमें स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, तो ये सभी कंबाइंड होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। और क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर किस प्रकार बनती है, तो इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक देख रहा है, उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमोसोम का संघनन। फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के नाम से लिंक दे रखा है वीडियो का, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं किस प्रकार क्रोमोसोम बनते हैं। तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्रोमेटिन नेटवर्क से ही बनते हैं। पूरी डिटेल स्ट्रक्चर है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो है, लिंक दे रखा है, वो क्रोमोसोम के बनने का प्रोसीजर है वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होती है क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो होते हैं वो इस टाइप से अपने आप को दो क्रोमेटिड्स में बंटा होता है। इसको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमियर के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, जिसको काइनेटोफोर या काइनेटोकोर बोलते हैं या काइनेटोसोम बोलते हैं, जिसके साथ दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़े रहते हैं और इसी के पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। तो क्रोमोसोम जो होते हैं सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसका भी हमने सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, तो वो सब स्ट्रक्चर जो है वो उसी वीडियो के लिंक में दे रखा है क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, तो उस डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जो होती है जिसके अंदर डीएनए पैक्ड होता है, डीएनए को इसमें पैक किया जाता है, क्रोमोसोम का संघनन बोलते हैं, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है और क्रोमोसोम कंडेंसेशन होकर पूरे डीएनए को अपने इस डीएनए के वो पैक कर लेते हैं। क्योंकि जब एक सेल से दूसरे सेल में डीएनए ट्रांसफ़र होता है तो डीएनए की कहीं कोई स्ट्रक्चर मिसप्लेस ना हो जाए तो उसकी पहले पैकिंग की जाती है। डीएनए एक बहुत लंबा स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है, तो वो पूरे तरीके से दूसरी सेल में जाए और उसका प्रत्येक जीन या उसके ऊपर पाए जाने वाले जो गुण सूत्रों पर पाए जाने वाले जीन हैं वो प्रॉपर तरीके से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र हो, तो उसको हम बोलते हैं पैकेजिंग। यदि डीएनए की पैकेजिंग भी समझनी है तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए न्यूक्लियोसोम मॉडल है, वो उस डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो दे रखा है जो आपको 12th क्लास में अलग से पढ़ाया जाएगा। यदि आप यहीं पर पढ़ने के इच्छुक है तो आप इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है पैकेजिंग ऑफ डीएनए या न्यूक्लियोसोम मॉडल, तो किस प्रकार पैक होता है वो भी आप वहाँ से समझ सकते हो। लेकिन इतना 11th क्लास में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी टॉपिक जो हैं वो 12th क्लास में दोबारा से आएंगे, तो आप वहीं से ही पढ़ सकते हो। यदि आप चाहते हो कि न्यूक्लियोसोम का मॉडल या पैकेजिंग ऑफ डीएनए समझनी है किस प्रकार क्रोमोसोम में पैक होता है वो, तो वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो छोटे छोटे प्रोटीन और नॉन स्टोन प्रोटीन के बने होते हैं जो आपस में एक दूसरे को पैकेजिंग करने के काम में आते हैं। पैकेजिंग किस प्रकार से होती है तो वीडियो में आसानी से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिख देखा है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जो थी सबसे पहले डिस्क्राइब की थी स्ट्रासबर्गर ने 1815 के अंदर, और वाल्डेयर ने इसको सी अर्चिन के अंदर लार्वा के अंदर उन्होंने क्या देखा था, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखा। क्रोमोसोम का मतलब होता है क्रोम माने रंगीन और सोम माने बॉडी या शरीर, तो रंगीन शरीर वाले तंतु देखे, उनको उस रंगीन फिलामेंट देखे और वाल्डेयर ने उसको क्या नाम दिया, क्रोमोसोम। तो स्ट्रासबर्गर और वाल्डेयर की इंपॉर्टेंट है, हमने सेल के इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर उसको समझा भी था, सेल डिवीजन उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर। अब है सेल डिवीज़न का अगला है स्टेप्स ऑफ सेल डिवीज़न, किस प्रकार सेल अपने आप को डिवाइड करती है, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं वो समझते हैं। सेल जो होती है मुख्य रूप से दो मेजर प्रोसेस में बंटी होती है, उसका डिवीज़न या उसका सेल का विभाजन दो मेजर पार्ट में बंटा होता है। एक भाग को हम बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज क्या होती है, विभाजन से पहले की अवस्था होती है, और दूसरी स्टेज होती है माइटोटिक फेज। हम समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे पहले, तो उस विभाजन को हम बोलते हैं माइटोटिक फेज। यदि हम अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा मियोटिक फेज। कोई भी विभाजन हो, चाहे वो माइटोटिक हो चाहे वो मियोटिक हो, दोनों ही विभाजन के अंदर इंटरफेज अवस्था जरूरी है। विभाजन से पहले की अवस्था होती है इंटरफेज, जिसके अंदर कोशिका विभाजन अपने आप को तैयार करती है, कोशिका विभाजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है। जो भी मटेरियल सेल को विभाजन के लिए चाहिए, जिस प्रकार हम एक मकान बनाते हैं, उस मकान को बनाने के लिए हम रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, ईंटें लेके आते हैं, पत्थर लेके आते हैं, सरिया लेके आते हैं, सीमेंट लेके आते हैं, तो वो सब क्या है, रॉ मटेरियल है मकान बनाने के लिए। तो सेल भी क्या होगी
होगी, एक नई सेल बनाएगी, तो उसके लिए भी रॉ मटेरियल जो होगा वो सेल के ऑर्गन्स होंगे, सेल के मटेरियल होंगे, सेल के अंदर पाए जाने वाले इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे। तो उन सबको तैयार करने के लिए पहले वो अपने आप को प्रिपेयर करती है, और उस प्रिपरेशन फेज़ को हम बोलते हैं इंटरफेज़। इंटरफेज़ को मेनली हम 3 स्टेज पे बांटते हैं, G1 स्टेज, S स्टेज और G2 स्टेज। मतलब कि यहाँ पर पहली स्टेज जो है G1 है, यहाँ पहली स्टेज जो है वो G1 है, दूसरी स्टेज है वो S है, और तीसरी स्टेज है वो G2 है। तो 3 स्टेज में बटा होता है, इसको हम इंटरफेज़ बोलते हैं। जब इंटरफेज़ पूरी हो जाती है तो उसके बाद माइटोटिक फेज़ या समसूत्री विभाजन अवस्था शुरू होती है, और वो किस प्रकार से होगी हम डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। पहले हम समझते हैं इंटरफेज़। तो ये जो सेल डिवीज़न का मेनली 98 to 99% पार्ट जो होता है वो इंटरफेज़ में पूरा होता है। सेल डिवीज़न यदि 24 घंटे में पूरी होगी तो लगभग 22 घंटे जो होती है वो लगभग इंटरफेज़ स्टेज को पूरा करने में लगा देती है। बाकी जो दूसरा पोर्शन है सेल डिवीज़न का, जिसके अंदर सेल डिवाइड करना है, माइटोटिक फेज़ बोलेंगे तो समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन बोलेंगे तो मेयोटिक फेज़, तो वो स्टेज जो है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना सबसे टिपिकल होता है सेल के, यदि हम विभाजन की बात करें तो। उसके बाद हम बात करें सेल डिवीज़न के इंटरफेज़ की अवस्था में कौन कौन सी अवस्थाएं थी, G1, G2, G1S और G2, और उसके बाद होती है M या माइटोटिक फेज़ या मेयोटिक फेज़। तो इंटरफेज़ जो होती है वो प्रिपरेशन फेज़ है और सबसे लंबी फेज़ है, सबसे लंबी अवस्था है। ये कोशिका विभाजन के अंदर यदि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसके अंदर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि सबसे लंबी अवस्था कौन सी है कोशिका विभाजन के लिए। तो अलग उसमें अलग अलग स्टेजेस हैं। तो यहाँ पर पूरा विभाजन की बात करें तो सबसे लंबी अवस्था इंटरफेज़ है। यदि मेयोटिक फेज़ के अंदर प्रॉपर फेज़ आएगी तो हम डिटेल में उसको समझेंगे। वहाँ पर दूसरी और सेल का विभाजन है वो अलग अलग स्टेज में होता है। तो यहाँ पर यदि ओवरऑल सेल का डिवीज़न देखें तो यहाँ पर इंटरफेज़ अवस्था जो है वो सबसे लंबी अवस्था मानी जाती है। इंटरफेज़ के अंदर क्या होते हैं, प्रत्येक सेल जब इंटरफेज़ के अंदर डिवाइड करती है या इंटरफेज़ अवस्था में जब प्रवेश करती है तो वहाँ पर फर्स्ट स्टेज है G1 स्टेज। G1 स्टेज के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल, क्रोमोज़ोम के अलावा जितने भी मटेरियल हैं वो सब क्या होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं। मतलब कि क्रोमोज़ोम को छोड़कर जितने भी मटेरियल है, सेल ऑर्गन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो सब अपने आप को रेप्लिकेट करता है, कॉपी करता है। अब यदि सेल को विभाजन करना होगा तो G1 स्टेज में पार करेगी। यदि सेल विभाजन नहीं करती है, कुछ ऑर्गन हमारे ऐसे होते हैं सेल के अंदर जो विभाजन नहीं करते, सेल जो बन जाती है वो कभी विभाजन नहीं करती, उसे हम बोलते हैं G0 स्टेज। जैसे हमारी नर्व सेल्स और हार्ट सेल, हार्ट के अंदर कार्डियक सेल जो होती हैं वो बहुत ही कम विभाजन करती है। उनके मरम्मत का काम ज़रूर होता है लेकिन वो विभाजन नहीं करती हैं। लेकिन सेल जब बाकी ग्रोथ करने वाले अंगों में या रिप्रोडक्शन करने वाले अंगों में क्या होते हैं, सेल डिवाइड करती है, तो उसको इंटरफेज़ के बाद G1, S और G2 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो G1 अवस्था जो है वो क्या होगी, उसके लिए सेल मटेरियल जो है उसको गैप 1 बोलते हैं, ग्रोथ फेज़ भी बोलते हैं फर्स्ट। तो उसके अंदर क्या करेगी, दूसरी सिंथेटिक फेज़, उसको संश्लेषण अवस्था बोलते हैं। तीसरी है G2 फेज़, जिसको ग्रोथ 2 फेज़ या गैप 2 फेज़ बोलते हैं। G1 एंड G2 रिप्रेजेंट द ग्रोथ एंड प्रिपरेशन ऑफ द माइटोसिस। G1 और G2 के अंदर सेल के रॉ मटेरियल, क्रोमोसोम के अलावा जितने भी सेल के अंदर मटेरियल होते हैं उन सब की क्या होती है, वहाँ पर प्रिपरेशन होती है, उनको पहले से तैयार किया जाता है। जबकि S फेज़ में क्या होता है, DNA कॉपी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। DNA रेप्लिकेट करता है, DNA की 2 कॉपी तैयार हो जाती है जब S स्टेज पूरा हो जाता है। उसके बाद देखते हैं सेल डिवीज़न के अंदर इंटरफेज़ में और क्या क्या होता है। इंटरफेज़ की फर्स्ट बात करें, गैप 1 G1 स्टेज है। गैप 1 में क्या होगा, इसके अंदर सेल के ऑर्गन्स, उसके अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन, राइबोसोम्स, उनकी फॉर्मेशन होती है। दूसरा उसका सेल का साइज़, जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ कर लेते हैं। सेल ऑर्गन जब प्रोड्यूस होते हैं तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। और सेल जो होती है वो उसके बाद S फेज़ में बढ़ती है। और इसके अंदर जो राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होती है वो S स्टेज के बाद होती है। मतलब कि सेल के ऑर्गन के जितने भी ऑर्गन है, माइटोकॉन्ड्रिया, उन सब की फॉर्मेशन जो होती है वो यहाँ पर हो जाती है। और पूरी तरह से जो भी सेल है
वो अपने आप को तैयार कर लेती है G1 स्टेज के अंदर भी हमें अब सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद के पास डीएनए पाया जाता है तो खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, उसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट, यदि पौधों की प्लांट सेल की बात करें तो वहाँ भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, क्लोरोप्लास्ट खुद के पास डीएनए पाया जाता है तो वो अपने आप रेप्लिकेट कर लेता है। तो बाकी ऑर्गन भी अपने आप को इस प्रकार से सेल के द्वारा कॉपी किए जाते हैं, और सिर्फ किसको छोड़कर, क्रोमोजोम को छोड़कर। क्रोमोजोम से उनकी उसकी कॉपी कब तैयार होगी, एस फेज में। अब दूसरी स्टेज की बात रही एस फेज की, इंटरफेज की अवस्था में बात कर रहे हैं, एस फेज की बात कर रहे हैं। एस फेज में क्या होगा, सिंथेटिक फेज, उसको संश्लेषण अवस्था बोलते हैं। यहाँ पर डबलिंग ऑफ डीएनए होता है, क्रोमोजोम वही रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अंडरलाइन भी किया हुआ है और उसको अलग भी दिखाया गया है, यहाँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर संश्लेषण अवस्था के अंदर क्रोमोजोम की संख्या डबल हो, क्रोमोजोम की संख्या वही रहती है लेकिन डीएनए की संख्या जो होती है वो डबल हो जाती है, और इसको हम बोलते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए की पुनरावृत्ति, डीएनए अपने आप को कॉपी करता है। किस प्रकार डीएनए अपने आप को कॉपी करता है, तो इसका प्रोसीजर हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, डीएनए की पूरी रेप्लिकेशन प्रोसीजर। यदि आप अभी रेप्लिकेशन प्रोसीजर को पढ़ना चाहते हो तो इसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, डीएनए का रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन 11th क्लास में अपने पढ़ना इतना नेसेसरी नहीं है। तो हम ये समझ सकते हैं कि डीएनए अपने डीएनए की कॉपी करता है, क्रोमोजोम की कॉपी नहीं होती। क्रोमोजोम की संख्या वही रहेगी जो सेल के अंदर है ओरिजिनली, जबकि डीएनए की कॉपी होने पर वो डीएनए के दो कॉपीज होती हैं क्रोमोजोम के अंदर पाई जाती है, जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बोलते हैं। और उसको फिर पैक किया जाता है डीएनए को, किस प्रकार पैक किया जाता है, तो हिस्टोन प्रोटीन उसके चारों ओर पैकेजिंग की जाती है। तो पैकेजिंग भी समझनी है तो इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो पैकेजिंग भी आप आसानी से समझ सकते हो, किस प्रकार डीएनए अपने आप को पैक करता है और क्रोमोजोम की शेप में उसे लेकर आता है। इसी दौरान क्या होता है, इस फेज़ के अंदर फास्फोलिपिड प्रोड्यूस्ड, फास्फोलिपिड जो होती है जो पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने वाला ऑर्गन भी यहाँ पर ज़रूरी चाहिए, क्योंकि जब नई सेल बनेगी तो उसके चारों ओर भी मेम्ब्रेन चाहिए, तो वो भी इसके अंदर यहाँ पहले से ही तैयार हो जाते हैं। फिर हम बात करें G2 फेज़ की, इंटरफेज अवस्था में बात कर रहे हैं। और तीसरी अवस्था कौन सी है कि G2 अवस्था के अंदर क्या होगा, G2 के अंदर जो बचे हुए जो मटेरियल हैं क्रोमोजोम को छोड़कर, जो G1 अवस्था के अंदर नहीं बने, वो यहाँ पर दोबारा से बन जाते हैं और दोबारा से अपने आप को वो चेक करते हैं कि कोई मटेरियल जो है वो किसी तरीके से नया बना हुआ नहीं रह जाए, क्योंकि जब सेल दूसरी सेल बनेगी तो सभी मटेरियल वहाँ पर उस सेल को चाहिए, कोई भी ऑर्गन के बिना सेल किसी तरह से काम नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर हर तरह से जो ऑर्गन जो होते हैं दोबारा से चेक किए जाते हैं। तो गैप 1 मतलब कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंटरफेज की प्रत्येक अवस्था में, चाहे G1 हो, चाहे S हो, चाहे G2 हो, हर बार वहाँ पर एक तरह की प्रोटीन मटेरियल पाया जाता है, इसको CDK प्रोटीन बोलते हैं। वो क्या करती है, हर बार चेक पॉइंट निर्धारित करती है। G1 S स्टेज के ऊपर भी चेक पॉइंट आता है और G2 स्टेज भी चेक पॉइंट आता है, और G2 से M स्टेज में जब वो पार पे प्रवेश करता है तब भी क्या होता है, वहाँ चेक पॉइंट आता है भी किसी भी तरीके से कुछ भी कॉपीज़ में बनाने में या मटेरियल को तैयार करने में कुछ गलती न रह जाए। उसके बाद हम बात करें इंटरफेस में और क्या क्या होता है, चेक पॉइंट्स। कौन कौन से चेक पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ पर 3 चेक पॉइंट है, पहला G1 पे आ जाएगा, दूसरा S पे और तीसरा G2 पे आ जाएगा। तो तीनों चेक पॉइंट में क्या क्या होगा, फर्स्ट चेक पॉइंट के अंदर क्या होगा, G1 के अंदर उसको प्रॉपर प्रोटीन की सिंथेसिस होगा। यदि नहीं होगी, यदि वो प्रॉपर प्रोटीन की सिंथेसाइज नहीं करेगा, उसको सेल के पास मटेरियल प्रॉपर नहीं होगा, तो वो G0 स्टेज में प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद S फेज में क्या होगा, दूसरी स्टेज डीएनए सिंथेटिक फेज चेक पॉइंट के अंदर, यहाँ भी डीएनए कॉपी होगी और डीएनए कॉपी करने के बाद उसको G2 से पहले उस डीएनए की कॉपी को चेक किया जाता है भी डीएनए प्रॉपर तरीके से रेप्लिकेट हुआ या नहीं। और उसके बाद फिर सेल जब G2 के पार कर जाती है तो वहाँ पर फिर माइटोसिस अवस्था के अंदर या समसूत्री विभाजन की अवस्था के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो एट द G2 फेज सेकेंड चेक पॉइंट टेक प्लेस, जिसमें सिंथेटिक फेज के बाद की अवस्था होती है, जिसमें अनेक चेक पॉइंट की थी CDK चेक पॉइंट यूज़ किए जाते हैं, काइनेज एंजाइम, जिसको साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम बोलते हैं, CDK एंजाइम बोलते हैं, जो हर बार क्या करते हैं, उसके
प्रोटीन को या जो उसके अंदर जीन में कुछ यदि परिवर्तन हुआ है तो उसको चेक किया जाता है, उसके हम बोलते हैं म्यूटेशन। भी कोई जीन है किसी तरीके से अलग ना हो गया हो क्रोमोसोम के साथ कॉपी होते समय, या कोई क्रोमोसोम किसी तरीके से अपने आप को पूरा क्रोमोसोम की कॉपी वो तैयार नहीं हुई हो, तो इस तरीके से उनको पूरी तरह से चेक किया जाता है। क्योंकि जेनोमिक स्ट्रक्चर यदि चेंज होगी तो उससे हम बोलते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, जिसके बाद आने वाली पीढ़ियों के अंदर वो परिवर्तन वंशागत होते हैं। यदि और ये वंशागत हमेशा ही हानिकारक होते हैं, तो इस हानिकारक परिवर्तनों को चेक करने के लिए बार बार जो CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम जो होता है वो बार बार उसे चेक करता है। ये चेक पॉइंट हैं सभी के सभी, यहाँ डिटेल में समझाए गए हैं किस प्रकार से चेक पॉइंट होते हैं। G1 स्टेज पे, G2 स्टेज पे और G2 स्टेज पे कौन कौन चेक पॉइंट होते हैं। तो ये सेल डिवीज़न है जिसके अंदर इंटरफेज़ का हमने चेक पॉइंट समझा। उसके बाद इंटरफेज़ और सेल साइकिल में क्या है, इंटरफेज़ और सेल साइकिल क्या होती है। इंटरफेज़ क्या करती है, हमने पहले ही बताया था, सेल डिवीज़न के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है और उसके बाद सेल जो होती है माइटोसिस में प्रवेश करता है। इंटरफेज़ जो होती है प्रिपरेशन स्टेज है, इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबी अवस्था है। 98 to 99% जो समय है वो सेल डिवीज़न इंटरफेज़ में पूरा कर लेती है। और जब सेल डिवीज़न इंटरफेज़ पूरा हो जाता है तो सेल क्या करती है, फिर वो माइटोसिस या म्योसिस में प्रवेश करती है। तो ये सब स्टेजेस हैं, ये इंटरफेज़ की अवस्थाएं हैं जिसके अंदर पूरे नोट्स हैं वो आपको दिखाए गए हैं। नर्व सेल और कार्डियक सेल जो होती हैं वो कभी डिवाइड नहीं करती, हमेशा G0 स्टेज में रहती है। उसके अंदर विभाजन आता है, बहुत ही कम पाया जाता है या रेयरली पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डिवीज़न होता है डिवीज़न फेज, जिसको हम माइटोसिस या म्योसिस फेज बोलते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इंटरफेज़ था, इंटरफेज़ के अंदर कौन कौन सी अवस्थाएँ होती हैं, G1 S और G2 और M, ये सीक्वेंस है। ये पूछा जाता है कई बार इंटरफेज़ के अंदर कौन कौन से चरण हैं। सबसे लंबी अवस्था है, प्रिपरेशन अवस्था है। तो आज के लिए इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो माइटोसिस, समसूत्रीय विभाजन पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।